नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे आईएलओ के ऊपर, क्योंकि ईपीएफओ में आईएलओ से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ 1919 के पश्चात एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। देखिए, इस पूरे जो आईएलओ है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण होगा मैं सिर्फ वही कवर कराता जाऊंगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरा, बाकी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कवर कराऊंगा। जैसे कि 187 सदस्य देशों की सरकारों और नियोक्ता और श्रमिक, इन सबको एक साथ लेके आता है। किन किन को? सरकारों को, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लेके आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट पर, अब जैसे कि यूपीएससी पूछ सकता है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये आईएलओ जारी करता है। ठीक, मॉनिटर का 9वां संस्करण जारी किया। ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण, तो ये 9वां है, जिसमें कहा गया है कि 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान महत्वपूर्ण लाभ के बाद पहली तिमाही में विश्व स्तर पर काम के घंटों की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, ये पूछ सकता है ईपीएफओ में कथन करण वाले में कि गिरावट आई है, बढ़ोतरी हुई है, तो याद रखिएगा गिरावट आई है। ठीक है, 2022 तक कोविड-19 से पहले रोजगार की स्थिति से 3.8% नीचे रहा है। ये पूछ सकता है कि 3.6 या 3.7 या 3.5 कुछ भी कितने परसेंट नीचे रहा है, तो 3.8% नीचे रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल पढ़ लेते हैं। वर्साई की संधि द्वारा 1919 में एजेंसी के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, और 1946 में 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी बनी है ये। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक जो उसका मिशन है वो क्या है? सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। ठीक है, ये इसका संस्थापक मिशन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। ठीक, अब 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इसे, ये भी देखिएगा, पूछ सकता है कि जो आईएलओ है उसे जो नोबेल शांति पुरस्कार है कब मिला था, तो 1969 मिला था। किसके लिए मिला था? वर्गों के बीच शांति सुधार के लिए, श्रमिकों के लिए सभ्य काम और न्याय का पीछा करना, अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेना। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट है बस वही कवर करता जाऊंगा। फिर वही कि जो आईएलओ का आधार है वो त्रिपक्षीय सिद्धांत है, अतः संगठन के भीतर वार्ता सरकारों, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और सदस्य राज्यों के नियोक्ताओं के बीच आयोजित की जाती है। ठीक है, जो इसकी संरचना है वही इसमें बोलेगा फिर से। जो उसकी संरचना है वो 3 मुख्य निकायों के माध्यम से होती है। सरकारें, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ते जाइए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह जिनेवा में सालाना मिलता है। ठीक है, क्या देखते हैं, ये जिनेवा में सालाना मिलता है। इसे अक्सर श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख सामाजिक और श्रम प्रश्नों की चर्चा के लिए भी एक मंच है। शासी निकाय, यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। यह जिनेवा में साल में 3 बार मिलती है। याद रखिएगा कौन सी? जो शासी निकाय है आईएलओ का, वो साल में कितनी बार इसकी जो बैठक है वो 3 बार होती है, और ये इसका कार्यकारी परिषद है। तो बस ये याद रखिएगा, कौन? शासी निकाय पूछ सकता है कितनी बार साल में, तो 3 बार। ठीक, ये इसकी कार्यकारी परिषद है। शासी निकाय और कार्यालय का काम प्रमुख उद्योगों को कवर करने वाली त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही करता जाऊंगा आपके लिए। अब जैसे कि अगला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की समग्र गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, जिसे यह शासी निकाय की जांच के तहत और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार करता है। ठीक है, आईएलओ के सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय बैठकें समय समय पर संबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष रुचि के मामलों की जांच के लिए आयोजित की जाती हैं।
ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं आईएलओ के जो कार्य हैं वे क्या हैं। सामाजिक और श्रम मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्णय करना है। ठीक है, जो सामाजिक और श्रम मुद्दे हैं उनमें द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो उसके लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करता है वो। सम्मेलनों, इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड देखते हैं, सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना और उनके कार्यान्वयन पर नियंत्रण करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, सामाजिक और श्रम समस्याओं को हल करने में सदस्य राज्यों की सहायता। जो प्रॉब्लम है, जो सदस्य राज्य हैं उनकी सहायता करना, कोई अगर उनके बीच मतभेद होता है तो। ठीक, मानव अधिकारों की सुरक्षा, ये देख सकते हैं, काम करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बधुआ मजदूरी के खिलाफ सुरक्षा, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा आदि ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं, सामाजिक और श्रम मुद्दों पर अनुसंधान और कार्यों का प्रकाशन। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट काम है आईएलओ के। इसके आप उद्देश्य देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है, इन्हें देखते हैं। आईएलओ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आईएलओ के बारे में। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को सम्मेलन के साथ निर्धारित करता है तथा इसकी पुष्टि राज्यों द्वारा की जाती है। यह एक गैर बाध्यकारी है। ये ठीक है, ये देख लेना। हो सकता है यूपीएससी पूछ लिए बाध्यकारी है या गैर बाध्यकारी, तो ये गैर बाध्यकारी श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईएलओ में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों से इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अपनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे आपने अब तक समझ लिया होगा। त्रिपक्षीय क्यों बोला जाता है, वही बार बार ये वही दोहराएगा। त्रिपक्षीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं, ये जो इन तीनों के मध्य एक कड़ी है आईएलओ, जो कि इनके बीच अगर कुछ मतभेद होता है तो उसे दूर करने के लिए, इसीलिए इसे त्रिपक्षीय कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। आईएलओ सम्मेलन की पुष्टि करने में एक सदस्य राज्य इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के रूप में स्वीकार करता है। ये देख लेना आप। ठीक है, आईएलओ सम्मेलन की पुष्टि करने में एक सदस्य राज्य जो कि इसका सदस्य है वह इस कानून को बाध्यकारी साधन के रूप में स्वीकार करता है। कई देश राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए उपकरण के रूप में सम्मेलनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई सम्मेलन हुआ, अब उन्हें कोई कानून बनाना है तो वो उन सम्मेलनों का उपयोग करते हैं कि उस सम्मेलन में क्या बैठक हुई और क्या निर्णय निकला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डिसेंट वर्क एजेंडा क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। अपने मिशन के हिस्से के रूप में आईएलओ का उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान करके सभी के लिए अच्छा काम हासिल करना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आईएलओ 100 से अधिक देशों को विकास भागीदारों के सहयोग से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक, वही जो इसके सदस्य हैं उन सभी को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक सिद्धांतों और कार्यस्थल पर अधिकारों पर आईएलओ की घोषणा क्या है। मौलिक सिद्धांतों और कार्यस्थल पर अधिकारों पर आईएलओ की घोषणा क्या है, ये देखते हैं। यह 1998 में अपनाया गया था। घोषणा सदस्य राज्यों को 4 श्रेणियों में 8 मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों का सम्मान करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध करती है, चाहे उन्होंने प्रासंगिक सम्मेलन की पुष्टि की हो या नहीं। समझे, मतलब 4 श्रेणी हैं परंतु अधिकार वो हैं जो हैं वो 8 हैं। श्रेणी कौन सी है, देखिए 4 बताए हैं इसके अंदर। पहली जो श्रेणी है वो है एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, कन्वेंशन 87 और 98। जो सम्मेलन हुआ था उनमें, जो कन्वेंशन में 87 सम्मेलन में और 98 में ये एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्राप्त हुआ। जबरन, सेकंड देखते हैं। जबरन या अनिवार्य श्रम उनका उन्मूलन, यह है आईएलओ की बैठक 29 और 105 में इनको अपनाया गया। थर्ड देखते हैं। बाल श्रम का उन्मूलन, कन्वेंशन की संख्या 138 और 182, यहाँ से इनको अपनाया गया। चौथी जो श्रेणी है वो है रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन, कन्वेंशन 100 और 111।
तो ये 4 श्रेणियां हो गई और इनकी बैठकें आपको दिखा दी हैं कि किस कन्वेंशन में किसको अपनाया गया। देखिए ये यूपीएससी पूछ लेता है ईपीएफओ में, ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत अच्छे से रीड करना है इन चारों श्रेणियों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है और ईपीएफओ के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ यहाँ से इन श्रेणियों में से क्वेश्चन जरूर टपकता है, खासकर मैच द फॉलोइंग्स। तो इन्हें आप प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना और हो सके तो नोट कर लेना। अब देखते हैं आईएलओ के कोर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में। 8 मौलिक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे का एक अभिन्न अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे का एक अभिन्न अंग है और उनका अनुसमर्थन मानवाधिकारों के प्रति सदस्य राज्यों की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कुल मिलाकर 135 याद रखिएगा सदस्य देशों ने सभी 8 मौलिक अधिकारों की पुष्टि की है। ये आपसे ईपीएफओ में पूछ सकता है कि इन मौलिक जो 8 हैं इनकी जो पुष्टि है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, श्रेणियाँ 4 हैं और जो टोटल मौलिक अधिकार हैं वो 8 हैं और सभी मौलिक अधिकारों की जो पुष्टि है वो 135 सदस्य देशों ने की है। दुर्भाग्य से 183 राज्य, मतलब कि जो 183 हैं उनमें से 135 ने इन सभी को अपनाया, परंतु 48 सदस्य राज्यों ने, जिनमें सबसे अधिक आबादी वाले सदस्य राज्य शामिल हैं, ने अभी तक सभी 8 सम्मेलनों का पूर्ण अनुसमर्थन नहीं किया है। इसमें भी हम भारत की बात भी करेंगे कि भारत ने कितने मौलिक अधिकारों को अपनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ईपीएफओ, पूछ सकता है नहीं है, पूछता है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा जरूर। चलिए जो आईएलओ के 8 कोर सम्मेलन है अभी यहाँ पर देखते हैं, जो 8 उनके जो अधिकार हैं वो क्या है। जबरन श्रम सम्मेलन संख्या मतलब कि जो उसकी बैठक है, कन्वेंशन है, वो 29 में की गई थी, ठीक है, अपनाया गया था 29वीं में। जबरन श्रम सम्मेलन का उन्मूलन 105, समान पारिश्रमिक सम्मेलन 100, भेदभाव समझौता 111, न्यूनतम आयु सम्मेलन 138, बाल श्रम सम्मेलन सबसे खराब रूप 182, एसोसिएशन स्वतंत्रता और संगठित कन्वेंशन की अधिकार का संरक्षण 87, संगठित करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मेलन 98। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं उनमें यूनियन बनती हैं, उन यूनियन का जो अधिकार है वो कहाँ से मिलता है? 87 से। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 8 कौन से हैं और अभी आगे देखते हैं कि भारत ने किन किन को लागू किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही आपको कराता जाऊंगा। अब देखते हैं भारत के बारे में, भारत और आईएलओ का परिदृश्य क्या है। ठीक है, चलिए, भारत आईएलओ का एक संस्थापक सदस्य है। देखिए ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि भारत जो है वो बाद में आईएलओ से जुड़ा था या उसका संस्थापक सदस्य था। तो जी हाँ, बिल्कुल, भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और यह 1922 से आईएलओ गवर्निंग बॉडी का अस्थायी सदस्य भी रहा है। ठीक है, याद रखना, स्थायी है ना कि अस्थायी, ये पढ़ लेना, अस्थायी है। ठीक है, भारत में पहला आईएलओ कार्यालय 1928 में शुरू किया गया था, ये भी याद करना, कब? 1928 में। आईएलओ और इसके घटकों के बीच दशकों की उत्पादक साझेदारी में अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में आपसी विश्वास और सम्मान है। यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण और भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने पर आधारित है। अब देखिए, भारत ने जो 8 अभी मैंने करवाए थे मौलिक अधिकार, उनमें से कितने का? 6 का अनुसमर्थन किया है। याद रखिएगा, कितने का? 6 का। पूछेगा ये पक्का ईपीएफओ में कि 8 मौलिक अधिकारों में से भारत ने कितनों को अपनाया है, तो वो है 6। कौन कौन से देखते हैं। जबरन श्रम सम्मेलन 29 संख्या जो उनका कन्वेंशन था। जबरन श्रम सम्मेलन का उन्मूलन कन्वेंशन 105, समान पारिश्रमिक सम्मेलन संख्या 100, भेदभाव रोजगार व्यवसाय समझौता 111, न्यूनतम आयु सम्मेलन 138, बाल श्रम सम्मेलन सबसे खराब रूप 182। देखिए इंडिया में भी अगर आप मौलिक अधिकार के अंदर आएंगे तो आर्टिकल 23 व 24, ठीक है, ये भी बालकों के मौलिक अधिकारों संबंधित है कि आप जबरन किसी से जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें आप काम नहीं करा सकते। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकारों में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इंडिया ने भी इनको अपनाया है। ठीक, तो याद रखिएगा 6। आगे देखते हैं, भारत ने संघ की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार का जो संरक्षण कन्वेंशन 1948 में हुआ था 87, और संगठित करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन जो कि 1949 में हुआ था 98 की पुष्टि नहीं करी है।
ये भी पूछ सकता है कि जो 2 कन्वेंशन थे भारत ने उनमें से कौन किसकी पुष्टि नहीं करी है। तो आप याद रखिएगा किस किसकी पुष्टि नहीं की है। ILO सम्मेलन 87 और 98 का समर्थन का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं, क्योंकि भैया जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा प्राइवेट ही होती है, कुछ जो समितियाँ वगैरह हैं वो सरकारी भी हैं, ठीक है। तो सरकारी जो कर्मचारी पर लगाए कुछ प्रतिबंध हैं, इसीलिए भारत ने इनको नहीं अपनाया। फर्स्ट आंसर होता है। सेकंड देखते हैं, इन सम्मेलनों के समर्थन में सरकारी कर्मचारियों के लिए वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध कुछ अधिकार प्रदान करना शामिल होगा, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की खुले तौर पर आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि। अभी देखिए हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बिजली विभाग, जो बिजली विभाग है वहाँ के जो कुछ कर्मचारी उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। अब देखिए जो सरकारी हैं उन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, वो ऐसा नहीं करने देगी। तो बस ये वही बता रही है कि जो सरकारी हैं वो खुले तौर पर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उनकी जो नीतियां हैं वो नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा काफ़ी जो कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया, ठीक। तो अभी आपके वर्तमान की घटना है बिल्कुल अभी, कि पढ़ा भी होगा आपने कि बिजली के जो कर्मचारी उन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था, इसीलिए भारत ने इनको नहीं अपनाया है, ठीक है। चलिए अब इसकी जो भूमिका है वह देखते हैं। ILO में ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या है, आप इनको पढ़ लेना। ILO की पर्यवेक्षी भूमिका क्या है, विशेषज्ञों की समिति है, त्रिपक्षीय समिति है, ठीक है। आगे देखते हैं किसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। ILO पढ़ते हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, हालांकि यह सरकार पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बस शिकायत कर देता है, प्रतिबंध नहीं लगाता, ठीक है। सदस्य राज्यों के खिलाफ ILO सम्मेलनों का पालन नहीं करने के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है जिसकी उन्होंने पुष्टि की हो, ठीक। शिकायतें किसी अन्य सदस्य राज्य से हो सकती है जिसने उसी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या ILO के शासी निकाय के प्रतिनिधि, याद रखिएगा, ठीक है। कार्य के भविष्य पर ILO का वैश्विक आयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारी जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। पर हाँ ये है कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जो भारत और ILO का परिदृश्य है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है सब कवर करा दिया है ILO में। ऐसी ही वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट मैं लाता रहूँगा UPSC EPFO से संबंधित। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।